अब इसमें फर्क क्या है, ये आता है आपका 150 नंबर का, इसका भी जीएस 150 नंबर की आती है। अब फर्क ये है कि जब आप लोअर पीसीएस देते हो तो लोअर पीसीएस में 50 मार्क्स की आपकी मैथ्स प्लस रीजनिंग हो जाती है। और इसमें से 50 मार्क्स की उत्तराखंड का अलग से पोर्शन चलता है। तो पहला डिफरेंस तो ये है आपका लोअर पीसीएस अपर पीसीएस में कि 50 नंबर, अभी देखो 100 नंबर भूल जाओ तुम, ये 50 नंबर पे फोकस करो कि 50 नंबर मैथ्स रीजनिंग के होते हैं। जिसकी मैथ्स रीजनिंग खराब है भूल जाना कि लोअर पीसीएस तुम प्रीलिम्स निकाल पाओगे। अपर पीसीएस में 50 नंबर की उत्तराखंड आती है, उसमें उत्तराखंड करंट अफेयर होता है, उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितनी भी चीजें उत्तराखंड के सिलेबस में है वो सारे 50 नंबर की उत्तराखंड आते हैं। अब रही बात इसमें बाकी के 100 नंबर की, इस 100 नंबर में आपकी पॉलिटी भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, साइंस भी आती है, कंप्यूटर भी आता है और उत्तराखंड भी आता है, साथ ही साथ करंट अफेयर। और अगर तुम उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर मान के चलो कि तुम्हें लगभग 20 से 25 नंबर की करनी पड़ेगी प्रिपेयर, चाहे तुम लोअर पीसीएस दे रहे हो चाहे तुम अपर पीसीएस दे रहे हो। 20 से 25 नंबर की आपकी यहाँ पे करंट अफेयर रहता है। तो करंट अफेयर के अपने आप में एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। तो जिसको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है, आदत डाल लो, न्यूज़पेपर तुम्हारे मेंस में भी हेल्पफुल रहेंगे और प्रीलिम्स में भी हेल्पफुल रहेंगे। करंट अफेयर इसमें भी वही 100 नंबर में आपका ये चीजें आ जाएंगी, बस फर्क क्या होगा कि उत्तराखंड यहाँ से अलग से हट जाएगा, उत्तराखंड इस वाले पोर्शन में हट जाएगा, सेम वही रहेगा क्योंकि उत्तराखंड अलग से 50 नंबर का यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे तो एक पेपर यूपीएससी उत्तराखंड पीसीएस अपर पीसीएस वाला है ना, ये 100 नंबर का होता है। अब मैं बात करूँ पॉलिटी के सब्जेक्ट की तो वेटेज जो है लगभग 15 से 16 के आसपास यहाँ भी रहती है और 15 से 16 यहाँ भी रहती है। मान के चलो कि 15 से 20 मैक्सिमम और मिनिमम 15 से 20 नंबर तो आपके पॉलिटी के रहने वाले। तो सोच लो कि 20 नंबर तुम्हारे हाथ में, एक तो ये सिलेबस में, दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए कि सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा भी क्या पर वेटेज वाला टॉपिक है। अच्छा देखो हम इसमें कर रहे हैं आपका अब हम काफी आगे पहुंच चुके हैं, राइट। तो अगर मैं आपको बताऊं तो एक बार आप ना इस वाले पीडीएफ में सिलेबस देख लेना, यहाँ पे सिलेबस मैंने मेंशन कर रखा, आप सर से पीडीएफ ले लेना, उसमें दिख जाएगा आपको कि सिलेबस क्या क्या है इसमें। तो देखो अब मैं बात करूँ तो हम पे अंग्रेजों ने शासन किया था, तो अंग्रेजों के शासन के बाद हमारे जो यहाँ पे हमारा जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पे ये सिलेबस दे रखा है जिसमें से हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुका है, राइट। तो पहला चैप्टर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हमने कंप्लीट कर चुका है कि भारत का जो संविधान है किस तरीके से बना है। संविधान आपको पता है क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है जिसके थ्रू हमारा पूरा इंडिया गवर्न होता है ना, सेट ऑफ रूल्स, यानी एक बुक है। और फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी हमने लास्ट टॉपिक में कर लिया था, यानी कि लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी कर ली थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपका प्रियम्बल आपने जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स होती है, जिस एनसीईआरटी बुक्स में आपने स्टार्टिंग में पहले देखा होगा, उद्देशिका बोलते हैं जिसे ना प्रियम्बल, नहीं भी देखा होगा तो यहाँ पे देख लोगे, उसको हमारा प्रियम्बल कहते हैं। अच्छा पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते पुराना, राइट। तो मुझे ये बताओ कि थर्ड जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी और उसमें क्या, उसकी क्या स्पेशलिटी है, कौन बताएगा मुझे, अनुदीप बताएंगे भाई मुझे, बताओ भाई। फिर उसके बाद राखी तैयार रहना और उसके बाद फिर सरस्वती। थर्ड मीटिंग कब हुई थी, कौन से दिसंबर 13, क्या था उसमें, मतलब ऐसा क्या कुछ रिजोल्यूशन लिया था हमने, क्या था उसमें रिजोल्यूशन, इंडिपेंडेंट, एक रिपब्लिक था, एक डेमोक्रेटिक और सोवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिक गणराज्य। आपका मीडियम कौन सा रहेगा, इंग्लिश, यहाँ पे मेजोरिटी इंग्लिश में, ठीक है। चलिए अब मेरे को ये बताओ कि कितने सदस्य थे जो चुने गए थे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, टोटल कितने मेंबर्स थे वो, आपसे नहीं पूछा मैंने, नवीन से पूछा।
डोंट नो। 389 बताया था मैंने। 389 पीपल्स कैसे थे? 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति। मान लो कि इस क्लास में पूरे 10 लाख बच्चे बैठे हुए हैं और उन 10 लाख में से किसी एक बच्चे की वोटिंग होगी, जैसे आपकी क्लास मॉनिटर की होती है ना, हेड बॉय हेड गर्ल्स की होती है, आपने वोटिंग की होगी, उसी तरीके से 10 लाख लोगों पे एक व्यक्ति था। अच्छा चलो ठीक है, चलिए तो फिलहाल देखो, अब मैं आपको बताऊं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, राइट? संविधान बन चुका है आपका। अब संविधान जब बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपने सुना होगा कि आज के डेट में हमारे पास 22 पार्ट्स है, यानी कि भाग है। 395 के अराउंड 395 हमारे पास आर्टिकल्स है, यानी कि अनुच्छेद है। और मैं बात करूं तो 12 हमारे पास स्केड्यूल्स है, अनुसूचियां। तो जब आपका संविधान बना था, जिन लोगों ने बनाया था, उस समय कितने आर्टिकल्स थे हमारे? देखो पीछे कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे और कितने स्केड्यूल्स थे। देखो 321 आर्टिकल्स, 14 पार्ट्स, है ना? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब संविधान बना था तो 14 हमारे पास कितने थे? पार्ट्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे और 321 हमारे पास अनुसूचियां, अनुच्छेद थे। अब यहाँ पर से क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन तो छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें इन तीनों में डिफरेंस पता है क्या है? आखिर क्या जरूरत पड़ी हमें कि आर्टिकल्स बनाने की, स्केड्यूल्स बनाने की, पार्ट्स बनाने की? है क्या चीजें? आपको मालूम है कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, चलो स्टार्टिंग करते हैं अब आपके कैसे। ये हमारे पास 22 भाग हो गए। इसको ऐसे लिखो, 14 भाग, 321 अनुसूचियां। कल का पेपर देखा? देखना चाहिए था। क्या लिख दिया मैंने? देखा किसी ने कल का पेपर? देखना चाहिए था, देखने में क्या जाता है, थोड़ा ज्ञान बढ़ जाता। अच्छा सैटरडे को टेस्ट कैसे किया आप लोगों का? किसने दिया था? क्यों? अच्छा चलो ठीक है। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस तरीके से बनाया था? 14 पार्ट्स। इनको मान लो तुम चैप्टर, होता है ना कि यूनिट की फॉर्म में, जैसे आपने पढ़ा होगा कि यूनिट, ये इस यूनिट के अंदर इतने चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, है ना? वैसे ही तो इनको मान लो तुम हमारे चैप्टर्स, कोई बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, उसके अंदर हमारे यूनिट्स है, यूनिट्स के अंदर हमारे इतने चैप्टर्स हैं। आई बात समझ में? ये यूनिट हो गई हमारी। अब आपको पता है कि एक यूनिट जो है काफी सारे चैप्टर से कंप्राइज होकर बनती है, तो ये यूनिट हो गई, इसको यूनिट समझ लो, इसको आप लोग समझ लो चैप्टर्स। जैसे पहली यूनिट होती है आपकी, दूसरी यूनिट होती है, तीसरी यूनिट होती है, तो इस प्रकार से आपके 14 यूनिट्स उन्होंने बनाई थी उस टाइम पे, जिनको आज के डेट में हमने क्या बोला? भाग, पार्ट्स। अब चैप्टर्स, अब आपको मालूम है कि यूनिट 1 में कितने, यूनिट 1 में 2 चैप्टर है, यूनिट 3 में 2 चैप्टर है, यूनिट 4 में 5 चैप्टर है, यूनिट 6 में 7 चैप्टर्स है। इस तरीके से आपके चैप्टर्स को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था यूनिट के अकॉर्डिंग। इतना क्लियर हो गया? अब मानो तुमने कॉपी में नोट्स लिख रहे हो, पूरा पेज फिल हो गया है, अब मैं बोलूं कि एक इंपॉर्टेंट नोट है तुम्हें लिखना है, तो तुम क्या करोगे? मान लो तुम्हारे पेज में बिल्कुल भी जगह नहीं बची हुई और तुम्हें इंपॉर्टेंट नोट्स, मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना, तो तुम कैसे करोगे? अलग से बनाओगे। वेरी गुड। तुमने ये पेज लिखा, ये पेज पूरा फिल हो गया, इसमें कुछ भी जगह नहीं है, और तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे क्या कर दोगे तुम? एक्स नंबर डाल दोगे,
ये बोल के कि इसका आधा पार्ट कौन से पेज में है, इस वाले पेज में। इसको ये समझ लो स्केड्यूल्स, कि कुछ चीजें जो है आपके चैप्टर्स और यूनिट्स में नहीं आ पाई, इसलिए हमने जो छूटा हुआ पोर्शन था वो हमने कहाँ बनाया, इस पेज में। इसको बोला हमने स्केड्यूल। अब समझ में आया, बहुत बेसिक टर्म्स में तुम्हें समझाया कि स्केड्यूल्स, यूनिट्स और आर्टिकल्स क्या होते हैं। यूनिट भाग आपके क्या होगा, यूनिट होगा जो सबसे बड़ा होता है, चैप्टर्स आपके उस यूनिट के अंदर के जो आपको चैप्टर्स पढ़ने, जैसे आपका सबसे बड़ा चैप्टर हो गया, मान लो कोई, मैं बोलती हूँ कि आपने, मान लो कि पहला चैप्टर आपने पढ़ा क्या, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पहला यूनिट हो गया। उसके अंदर आपने क्या क्या पढ़ा, ब्रिटिश क्राउन के अंडर आपके जो है रूल्स कैसे बने, कंपनी को कैसे रूल किया, ठीक है, आई बात समझ में। ऐसी इसके बाद फिर मान लो कि मुझे कुछ पॉइंट्स लिखवाने थे, वो छूट चुके हैं, तो हमने तुम क्या क्या अलग से लिख दिया। अब मान के चलो कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि पहला यूनिट आपकी आती है, जो पहला भाग है, पहला भाग है आपका यूनियन एंड इट्स एरिया, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। पहली यूनिट, पहला भाग आपका है। अब इस पहले भाग के अंदर आपके जो है यहाँ पे आप पढ़ते हो तीन अनुच्छेद आप सॉरी 1 से लेके 4 तक के अनुच्छेद आप पढ़ते हो, 1 से लेके 4 अनुच्छेद पढ़ते हो। तो यानी ये समझ लो कि पहला यूनिट है, इस यूनिट के अंदर आपको कितने चैप्टर पढ़ने, 4 चैप्टर पढ़ने, ठीक है, आई बात समझ में। अब जो है यहाँ पे क्या हुआ कि जो पहली स्केड्यूल है आपकी, इधर की मैं बात करूं, पहली स्केड्यूल है वो आपका है, वो उसका नाम भी क्या आ गया, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या बोल दिया मैंने, यूनियन एंड इट्स एरिया, दोनों का नाम एक जैसा है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, आ रही है नवीन आपको समझ में, इधर क्या नाम है, मोहित समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है नवीन, कोई डाउट आ रहा है समझ में, ठीक है। तो अब जब संविधान बना आपका, तो यहाँ पे तो ठीक है कि भारत और उसका राज्य क्षेत्र, जैसे आप लोग देख सकते हैं इंडिया में कि इंडिया में कौन कौन से, जैसे आपका एरिया हो गया कि अलग अलग एरियाज डाल दिए, अलग अलग एरियाज, जैसे कि यूटीज डाल दिए, स्टेट्स डाल दिए। इतना समझ में आ रहा है कि भारत और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो कितना होगा, जैसे कि आपका द्वीप समूह हो गया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हो गया, ये आपके जो है सब भारत के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन एक गलती कर दी, गलती ये कर दी कि वो भूल गए कि भारत और उसका राज्य क्षेत्र तो हम बोल रहे, लेकिन उस भारत के अंदर कौन कौन से स्टेट्स है, उनका कितना एरिया है, उनकी कैपिटल क्या होगी, है ना। एरिया मतलब कि कितने एरिया में फैले हुए हो, जैसे उत्तराखंड का एरिया कितना है, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ पे इन्होंने डाला, अब यहाँ पे इन्होंने जो है एक लिस्ट बनाई कि भाई भारत का ये राज्य होगा, इस राज्य की राजधानी ये होगी, इस राज्य का एरिया कितना होगा, ये चीज उन्होंने यहाँ नहीं मेंशन करी। तो जो चीज यहाँ छूट गई थी उसको अलग से डाला यहाँ। आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया। तो अब जो है यहाँ पे समझ लो, अब मैं यहाँ से भगाऊंगी आप लोगों को, सिर्फ लिखवाऊंगी, तो यहाँ पे मेरा समझाने का काम खत्म हो गया, ठीक है। जब संविधान बना, तो संविधान जब बना तब कितने भाग थे, 14 भाग थे, 321 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी, 8 10 थे, हाँ दो दो तो बाद में जोड़ी ना हमने, दो कौन कौन से जोड़ी हमने, 11वीं और 12वीं, म्यूनिसिपैलिटीज और नगर पालिका। चलो इतना समझ में आया कि भाग, अनुच्छेद, स्केड्यूल्स क्या होता है। जो चीज वहां छूट चुकी थी उसको हमने अलग से लिखा, जैसे आप लोग अपने नोट्स बनाते हो, जो चीज छूट जाती है उसको अलग से पेज में लिखते हो, है ना, और उस पेज को रिजर्व रख देते हो, तो उसको हमने स्केड्यूल्स बोल दिया। जो आपके चैप्टर्स है उसको हमने आर्टिकल्स बोल दिया, जो आपका बड़ा चैप्टर है यानी कि यूनिट है उसको हमने क्या बोल दिया, भाग बोल दिया। जैसे पहला भाग आपका कौन सा रहा, यूनियन एंड इट्स एरिया, उसके अंदर आपको 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद पढ़ने, जिसमें आप देखोगे कि भारत का कौन कौन सा क्षेत्र है। अब भारत का क्षेत्र है, अब भारत क्षेत्र के अंदर भारत का एरिया है, उसके अंदर आप लोग रहते हो, नागरिक हो। तो दूसरा चैप्टर जो आपका, दूसरा भाग जो आपका किससे संबंधित है, सिटीजनशिप से, सिटीजनशिप यानी नागरिकता से। अब नागरिकता में भी कितने चैप्टर पढ़ने आपको, 5 से लेके 11 तक, 5 से 11 तक आपको चैप्टर्स पढ़ने। नागरिकता से रिलेटेड कोई अनुसूची नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब नागरिकता वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो कि भाई भारत का नागरिक कौन होगा। अब आजाद हुआ है भारत, भारत के 2 टुकड़े हुए,
कुछ लोग भारतीय पाकिस्तान में रहते हैं, कुछ पाकिस्तानी लोग भारत में रहते होंगे। उस तरीके से जो है यहाँ पे भारत का नागरिक कौन होगा, उसको नागरिकता किस स्थिति में मिलेगी, किस आधार पर मिलेगी वो। अब कल को अगर आपको भारत नागरिकता त्यागना है, किसी दूसरे देश का नागरिक बनना है, तो आपको भारत की नागरिकता को किस तरीके से त्यागना है, वो भी है इसमें प्रोविजन। और कोई बाहरी व्यक्ति है, कोई फॉरेन कंट्री का कोई मेंबर है, कोई व्यक्ति है, उसको भारत में नागरिकता को लेना है, भारत की नागरिकता को लेना है, तो वो किस तरीके से लेगा, क्या आधार है उसकी नागरिकता को लेने के। तो 5 आधार आपकी नागरिकता को लेने के हैं और 3 आधार आपकी नागरिकता को त्यागने के। आ रही बात समझ में। फिर तीसरा चैप्टर आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। 12 से लेके 35 तक आपके मौलिक अधिकार है, 35-36 तक आपके मौलिक अधिकार है। फिर पार्ट 4 में आपके जो है यहाँ पे डीपीएसपी आ जाते हैं। 36 से लेके आपके लगभग 50 तक आपका डीपीएसपी चलते हैं। और इसी में एक पार्ट बना है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज 51 का सब क्लॉज ए। ठीक है, चलिए अब हम इसको डिटेल में 1 बाय 1 लिखेंगे। तो आप एक काम करेंगे, एक नोट लिखेंगे। अच्छा, मैं लिखवाने का काम कर रही हूँ पहले, ठीक है, इसको फटाफट से लिखना। लिखने का काम करेंगे आप लोग। तो ये तो आपको मालूम है ना कि जब आपका संविधान बन गया था तो उस समय कितने आर्टिकल्स थे, कितने स्केड्यूल्स थे और कितने, ये लिखवाने की अलग से जरूरत नहीं है। चलिए, अब जब संविधान बन गया तो भाग बने, बुक बनी है। बेसिकली देखा जाए तो बुक बनी है। और बुक कैसी बनी है, आप लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। एक टेबल बनाओगे, ठीक है, एक टेबल बनाओगे जिसमें एक साइड लिखोगे आप भाग यानी कि पार्ट, फिर उसका स्केड्यूल्स डालोगे अलग से, यानी कि आर्टिकल्स डालोगे। अब मैं यहाँ पे फटाफट से आपको सारे आर्टिकल्स लिखवाऊंगी। आर्टिकल्स, और यहाँ पे उसका विषय लिखोगे। फटाफट से मैं डिक्टेट करूंगी। हिंदी मीडियम वाले कितने, 1 2, दोनों में डिक्टेट करूंगी मैं। चलो आप लोगों के लिए, चलिए पहला लिखेंगे इस साइड, ठीक है। जब मैं भाग बोलूंगी तो भाग लिखना है, आर्टिकल्स बोलूंगी तो आर्टिकल लिखना है, और विषय बोलूंगी विषय, यानी कि वो आर्टिकल जो है, वो पार्ट जो है किस चीज से रिलेटेड है। लिखेंगे पहला भाग ए, पार्ट ए। और इन्हीं पार्ट्स को ना अब हमने 1 बाय 1 करके पढ़ना है। यहां से आपकी असली पॉलिटी स्टार्ट हो जाती है। लिखेंगे पार्ट 1, अच्छा इसको मैं आपको भेज दूंगी ना ग्रुप में, सर को बोल दूंगी, भेज दूंगी, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा ऐसे में। तो लिख लोगे आप। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो भाग 1 की थोड़ा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा समझा देती हूँ। भाग 1 आपको मैंने बता चुका है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, है ना। भाग 2 में आपको बता चुकी हूँ नागरिकता। भाग 3 में मैं बता चुकी हूँ आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स आप बोलते हैं, जिसको यहाँ पे सिटीजनशिप बोल सकती हूँ मैं, और यहाँ पे इसको यूनियन। बातें क्यों हो रही है, एरिया 1 से लेके 4, 4 से लेके 11, 12 टू लेके 35, 4 डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होते हैं समझा चुका है मैंने। डीपीएसपी 36 से लेके 51, और इसी में फंडामेंटल ड्यूटीज आपका आता है, इसी का ही पार्ट है 51 का ए। इधर से दोनों को दिख रहा है, तुम लोग इधर शिफ्ट हो जाओ क्योंकि इस साइड में खड़ी, शिफ्ट हो रहे हो उस साइड, दिख रहा है, ठीक है। 5th सेंटर, यानी कि केंद्र, जहाँ पे आप केंद्र की विधायिका पढ़ते हैं, केंद्र की कार्यपालिका पढ़ते हैं। विधायिका कार्यपालिका मतलब कि आप लोग लेजिस्लेटिव पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव पढ़ते हैं, इनके कौन मेंबर्स होते हैं। जैसे कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है आपका, राष्ट्रपति से आप स्टार्ट करते हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और इस तरीके से आप तमाम चीजें पढ़ते हो। 6th आपका आता है किससे, 6th आता है स्टेट से। जो चीजें आपने केंद्र के लिए पढ़नी है वही चीजें आपने राज्यों के लिए भी पढ़नी है। 7वां आपका जो है निष्कासित हो रखा है, निर्वासित है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाग 8 की मैं बात करूं तो भाग 8 आपका किससे संबंधित है,
संघ राज्य क्षेत्र, जिनको हम यूटीज कहते हैं। तो इस तरीके से आपको तमाम जो है 1 से लेके 22 तक भाग पढ़ना है, और इन सभी भागों को हमने डिटेल में अब 1 बाय 1 पढ़ना है। आ रही बात समझ में? तो फिलहाल उससे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपका प्रियम्बल। हेडिंग डालेंगे प्रियम्बल। आपका नाम क्या था? वंशिका। समझ में आ रहा आपको? चलिए हेडिंग डालेंगे प्रियम्बल। तो बेसिकली देखा जाए तो प्रियम्बल क्या है, उद्देशिका क्या है? ये वही उद्देश्य है जो हम किसी काम को करने से पहले क्या करते हैं, एक रिजोल्यूशन लेते हैं। आप एक डेली शेड्यूल बनाते हो कि भाई मेरे को इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे पढ़ना है। हालांकि पढ़ाई वाला शब्द जो है आपके डिक्शनरी से, वो जो क्या बोलते हैं उसे, टू डू लिस्ट होती है, उसमें से पढ़ाई वाला शब्द गायब रहता है। चलिए, तो इस तरीके से है। तो उसी तरीके से आपका जो है, जब संविधान सभा बन गई थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हम भारत तो बना रहे, लेकिन कैसा भारत बनाएंगे, उसके नागरिकों के लिए क्या क्या हम यहाँ पे चीजें डालेंगे। दिक्कत हो रही है बहुत। चलिए, तो व्हाट इज प्रियम्बल? बेसिकली प्रियम्बल वो है जो हमने 13 दिसंबर, याद है आपको डेट, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लिया था कि भाई एक हम कैसे बनाएंगे, SDR वाला रिजोल्यूशन लिया था ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कि हम भारत को किस तरीके से बनाएंगे, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब भारत ऐसा हो चुका है कि उसको किसी भी भारी शक्ति की जरूरत नहीं है अपने कानून को बनाने के लिए। अब वो अपने देश का संचालन जिस तरीके से करना चाहेगा वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। ना कोई इसमें ब्रिटेन शामिल होगा, ना अमेरिका शामिल होगा, ना कोई बाहर की कोई भी शक्ति जो है शामिल नहीं होगी। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, लोगों का तंत्र। अभी तक हम पे ब्रिटिश क्राउन अपने हिसाब से रूल करती हुई आई थी। अब जो है भारत के लोग खुद से क्या करेंगे, रूल करेंगे। रूल कैसे करेंगे कि अपने द्वारा जो एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, वो हम पे क्या करेगा, रूल करेगा। रूल नहीं बोल सकते इसको, वो हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए क्या करेगा, रूल्स बनाएगा। और रिपब्लिक मैंने आपको बताया था, गणराज्य मतलब कि भारत का जो सबसे बड़ा पद है, मान लो राष्ट्रपति है, वो कैसा नहीं होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा, उसके वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगा, डिसेंडेंट उसका नहीं चलेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हकदार जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। तो वही था यहाँ पे कि अब जो है यहाँ पे कैसे होगा, इलेक्ट होगा। इलेक्ट कैसे होगा, इनडायरेक्ट इलेक्ट। आप प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट करते हो ना, कि आपके द्वारा जो संसद में बैठाए गए लोग हैं, विधानसभा में बैठाए गए लोग हैं, वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते। किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से होता है STA यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम किस तरीके से काम करती है, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल 56 पढ़ेंगे आई थिंक, जो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल सिस्टम से संबंधित है। चलिए, फिलहाल की मैं बात करूं तो एक ये पॉइंट ध्यान रखना, पहले तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल जो है कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। और उसकी जो लैंग्वेज है कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले आपको अगर मैं बात करूं तो हमने जो है अमेरिका से लिया। अमेरिका में भी कुछ जो है प्रियम्बल वाला प्रोविजन है कि प्रियम्बल किस तरीके से होता है ना। चलिए, अब जो है यहाँ पे मैंने लिखा भी है, The objective resolution was passed on 13 December 1946। ये मैं बता चुकी हूँ। ये बेसिकली वो रिजोल्यूशन है कि हमारा संविधान कैसा होगा। फिर इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियाज एंड विजन ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो देख लो, हिंदी वाले भी, संविधान निर्माताओं की सोच और विचार है। यानी कि हमें बताता है कि जो संविधान निर्माता थे, जो आपकी 7 सदस्य है, जो आपकी भीमराव, अच्छा कमिटीज याद करी, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब कुछ तुम में से बोल रहे कि कमिटीज भी दी थी, कौन थे झंडा समिति के? राजेंद्र। तुक्का या हकीकत? तुक्का। चलो तुक्का भी सही है। अच्छा, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट वो सारी की सारी 8 के 8 जो मैंने कमिटीज दी थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें से एक समिति थी आपकी प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्ट कमेटी, जिसने आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया है ना। तो वही है यहाँ पे, ये वो बताता है कि हमारे जो संविधान जिन्होंने बनाया उनका
उनकी सोच विचार कैसी थी, वो क्या चाहते थे। संविधान की भूमिका, यानी कि संविधान के इंट्रोडक्शन को बताता है। आप पूरी जो संविधान की बुक पढ़ोगे ना जब, आपको तब पता चलेगा कि हाँ प्रियम्बल ये कहता है। अभी आपको मेनली प्रियम्बल ठीक से समझ ना भी आए, लेकिन आपको समझ में तब आएगा जब आप पूरे 1 से लेकर 22 पार्ट्स पढ़ लोगे, जब आपको पता चल जाएगा कि एक नागरिक होने के साथ आपके क्या अधिकार है, नागरिक होने के साथ आपके क्या देश के लिए दायित्व बनते हैं, कि भाई हम देश के साथ, देश ने जो हमें इतनी सारी चीजें दी, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है उस देश के प्रति, तो वो सब आप पढ़ोगे। फिर इट एक्सप्रेस द सोल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो है यहाँ पे कि संविधान की आत्मा और आत्मा को दिखाती है, यानी कि आप का आवरण जो है, आपकी जो भारी फिजिकल स्ट्रक्चर है वो आपको इंडिकेट नहीं करती है, आपकी आत्मा जो आपको बताती है कि आपका सोच विचार कैसी है। तो प्रियम्बल को इन शॉर्ट ऐसे बोलो कि प्रियम्बल जो है, जो संविधान सभा बनी थी, उनकी सोच विचार है कि हमारा जो देश है वो किस तरीके से बनेगा। ध्यान का है उधर, कहाँ उधर नहीं चल रही क्लास, इधर चल रही है, ठीक है। चलिए अब देखो, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल देखो, पढ़ो, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ो, क्या लिखा है प्रियम्बल में, पढ़ो। यही चीज पढ़ी है आप लोगों ने जो स्कूल्स की बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में रहती है। The Constitution of India, Preamble. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic or republic, and to secure to all its citizens justice of social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. समझ में आया? अब एक बार हिंदी में पढ़ो, हिंदी में थोड़ा मुझे लगता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए हम अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आई बात समझ में क्या क्या लिखा है? अब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। डिटेल में ये समझाते हैं कि जो संविधान है वो किसने बनाया है, किसने बनाया? हम लोगों ने, जो भारत के लोग हैं, यानी कि हम लोग। अगर मैं बात करूं तो सोर्स क्या है संविधान का, स्रोत किसने बनाया है? हम लोगों ने, भारत के नागरिकों ने। भारत का नागरिक कौन है? जो वहां पे बैठा है। किनके लिए बना रहे? आप लोगों के लिए, को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। मतलब कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत को कैसा बनाना चाह रहे? सोवरेन। सोवरेन मतलब एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जहां पर कोई भी भारी शक्ति हम पे अपना दबाव ना बना सके। ठीक है, आई बात समझ में? सोवरेन मैंने आप लोगों को ठीक से समझा है, क्लियर है सबको, या मेरे को दोबारा समझाना पड़ेगा? नवीन, मोहित, अनुदीप, इधर परिधि, वंशिका, ठीक है। अच्छा चलो, वंशिका को समझ में नहीं होगा, मैं बताती हूँ कि सोवरेन मतलब क्या होता है। सोवरेन मतलब होता है कि एक ऐसा राष्ट्र हम बनाएंगे जिसपे कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी भारी शक्ति जो है क्या नहीं कर सकती, अपना अधिकार नहीं जमा सकती। आपकी बॉडी है, आपका जो, अगर मैं बात करूं, आपकी जो डेली लाइफ है, आपको जो करना है नहीं करना है, उस पर कोई भारी व्यक्ति जो है आप पे अधिकार नहीं जमा सकता है। आप एक सोवरेन है, स्वतंत्र हो, आपको जो करना है, जहां जाना है, सब कुछ करने के लिए आप फ्री हो। तो वैसे ही इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे उसमें कोई भी भारी व्यक्ति जो है हम पे अधिकार नहीं जमा सकता है कि भाई तुम ये काम करो, ऐसे करो। हम लोग जो है अब स्वतंत्र हो चुके हैं। इतने सालों से हमने जो है गुलामी सही, मुगलों की गुलामी सही, अंग्रेजों की गुलामी सही, अब जो हम स्वतंत्र हो चुके हैं। दूसरा,
सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। समाजवादी मतलब क्या होता है? पीछे, हाँ क्या बोल रहे हो? भाईचारा। समाजवादी क्या होता है? सोशलिस्ट। पीछे पड़ी थी, नाम से समझ में आ रहा होगा। सोशलिस्ट क्या होता है? फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। हम जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे लिए सभी लोग बराबर है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई बड़ी कास्ट का है, ना कोई छोटी कास्ट का है, ना हमारे लिए कोई धर्म है। सब हमारे लिए कैसे बराबर है। फिर सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष की मैं बात करूं ना, कहाँ पे लिखा है ये? हाँ, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को तुम धर्म निरपेक्ष भी बोल सकते हो। आपने देखा होगा कि आपका जो संविधान है, कहीं पे आपने सुना होगा कि देश का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि देश जो है आपको किसको प्रमोट नहीं करता है? कम्युनलिज्म को प्रमोट नहीं करता है। आपको मालूम है कि हमारे भारतीय संविधान में ना भी बोलो, भारतीय समाज में आपके कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की माइनॉरिटीज है। माइनॉरिटीज जो संविधान है उसने जो है, संविधान भी, हाँ, जो संविधान है उसने 6 प्रकार की माइनॉरिटीज को जो है यहाँ पे दर्जा दे रखा है। जैसे आपकी उसमें आपकी कौन आती है? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन और बौद्ध। क्या सरस्वती कुछ कह रही है? नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 प्रकार की माइनॉरिटीज है और मेजॉरिटी में कौन है? हिंदू। अब अगर संविधान जो है, देश जो है, हिंदुओं के प्रति ज्यादा टॉलरेंस निभाएगा या हिंदुओं के प्रति ज्यादा ढलेगा, हिंदुओं के प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, तो यहाँ पे जो माइनॉरिटीज है उनको ऐसा लगेगा ना कि हमारे जो अधिकार है उनको खत्म किया जा रहा है या हमारे अधिकारों को कम किया जा रहा है। उसी संदर्भ में, उसी को देखते हुए भारतीय संविधान, जो भारत का जो देश है, वो कहता है कि हम जो है क्या नहीं करेंगे? संप्रदायवाद को नहीं बढ़ाएंगे। हमारे लिए सभी धर्म एक है, ना हमारे लिए कोई मुस्लिम है, ना कोई हमारे लिए हिंदू है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, पारसी है। हमारे लिए सब धर्म क्या है? एक जैसे। वो समझ में आया? पंथ निरपेक्ष। फिर डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या होता है। लोगों का तंत्र, लोग अपने हिसाब से जो है अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और जो वो हमारे लिए, वो हमारे वेलफेयर के लिए क्या करेगा? कानून बनाएगा जिससे हमारा कल्याण हो। रिपब्लिक भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई देश का सबसे सर्वोच्च पद होगा, वो क्या नहीं होगा? अब वंशानुगत होगा। अब वो कैसा होगा? निर्वाचित होगा, चुन के जाएगा। इतना तो समझ में आया कि भारत को हम कैसा बनाएंगे। भारत की जो स्थिति है, भारत जो देश है, वो कैसे बनेगा? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब भारत को तो हमने बना दिया कि भारत को इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट देयर सिटीजन्स? अब हम उसके नागरिकों को क्या करेंगे? अब भारत में कोई नागरिक रहता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोर्ट चला गया कोई व्यक्ति और वो अमीर है तो उस वजह से उसको जो है न्याय जल्दी मिल गया, बड़ी कास्ट का तो उसको न्याय जल्दी मिल गया। तो यहाँ पे क्या बोला कि हम न्याय कैसे देंगे? जस्टिस कैसे देंगे? सोशल, सोशल यानी सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से मतलब जो आपकी जातिवाद वाला सिस्टम है ना, तो उस वे में हम जो है यहाँ पे किसी जाति और जाति या धर्म को हम जो है यहाँ पे प्रमोट नहीं करेंगे, बल्कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, न्याय देने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, उसके लिए क्या है? सभी लोग बराबर है। तो जस्टिस कैसे मिलेगी भाई लोगों को? सामाजिक रूप से मिलेगी, इकोनॉमिक रूप से मिलेगी और पॉलिटिकल, यानी कि सोशल मतलब सामाजिक रूप में आपको पता है कि जातिवाद वाला जो है बहुत ज्यादा फेमस है, कि जातिवाद के रूप में जो है हम किसी बड़ी जात वाले को ज्यादा जल्दी नहीं न्याय देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये अपर कास्ट वाला है तो उसको उसके फेवर में न्याय मिल गया तो ये लोअर कास्ट वाले को फेवर में न्याय नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम सामाजिक रूप से भी सभी व्यक्तियों के लिए क्या करेंगे? जस्टिस रखेंगे। इकोनॉमिक मतलब अमीर तबके के लोग, गरीब तबके के लोग। अमीर लोग क्या कर सकते हैं? पैसे दे के क्या, पैसे तो खैर ये करप्शन वाली बात हो जाएगी, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक रूप से अमीर गरीब के रूप से हम जो है सबको बराबर का दर्जा देंगे। पॉलिटिकल ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इस मेरे जो है राजनेताओं के साथ दोस्ती संबंध है तो मैं कोई भी क्राइम करके चली जाऊं, मेरा क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा, मेरे पे कोई भी एक्शंस नहीं लिए जाएंगे। तो ये आपका कैसा हो गया भाई? पॉलिटिकल।
भाई मेरे पॉलिटिकल एंगल्स, मेरे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जो है यहाँ पे अच्छे संबंध है, दोस्त है मेरे वहां, तुम लोगों के नहीं है। तुम लोग एकदम निर्दोष, मैं दोषी हूँ, तो नुकसान किसका हो रहा है? आप लोगों का। तो यहाँ पे जो हम जस्टिस कैसे देंगे? पॉलिटिकल। तो ध्यान रखना कि सोशल रूप पे भी, इकोनॉमिक रूप से भी और पॉलिटिकल एंगल्स के रूप से भी हम जो है यहाँ पे सबको क्या करेंगे? इक्वालिटी देंगे, जस्टिस देंगे, न्याय देंगे, सबका न्याय होगा। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आजादी। आजादी कैसी? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी मंदिर में जा सकते हो, किसी मस्जिद में जा सकते हो, किसी गिरजाघर में जा सकते हो। आप ऐसा नहीं कि आप हिंदू हो तो आप यहाँ नहीं जा सकते। कोई भी आचरण आप अपना अपना सकते हो, मतलब कि यहाँ पे आप खुद को खुल के एक्सप्रेस कर सकते हो। आप अगर देश के प्रति देश के अगेंस्ट हो, आप खुल के प्रदर्शन कर सकते हो। आप देश के प्रति टॉलरेंस करते हो, देश के प्रति अगर आपकी बोल सकते हैं कि भावनाएं जुड़ी हुई है, तो आप उससे अकॉर्डिंग जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। आप किसी भी प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। आई बात समझ में? लिबर्टी हर चीज की आपके पास, किसी भी चीज में बिलीव करने की, आप किसी भी धर्म की किसी भी चीज को क्या कर सकते हो? उसकी उपासना कर सकते हो, वर्शिप कर सकते हो। आई बात समझ में? दूसरा इक्वालिटी। इक्वालिटी, अमीर गरीब, जातिवाद के धर्म, जातिवाद के रूप में, धर्म के रूप में हम ये नहीं कर सकते कि भाई सरकारी नौकरी में तुम जा सकते हो या तुम नहीं जा सकते, इस मंदिर में तुम जा सकते हो या तुम नहीं जा सकते। इस तरीके से हम कोई भी जो है यहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकते। इक्वालिटी देंगे किसकी? स्टेटस की। भाई सबको अमीर बनने का अधिकार है ना? एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी कि देश का समग्र रूप से विकास हो। तो चाहे हम जो छोटे तबके के लोग हैं उनका भी यहाँ पे विकास हो। लिखा क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर। सबको जो है अवसर की समानता मिलनी चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हम ऐसे काम भी नहीं करेंगे कि भाई किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। मैं आप लोगों को ऐसे डांट नहीं सकती, चार लोगों के बीच में बेइज्जत नहीं कर सकती, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, जूनियर होते हैं या प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं, प्राइमरी के बच्चे होते तो कर सकती थी। लेकिन अब जो है तुम्हारी जो जो भावना है, अंतर आत्मा है, उस पर ठेस पहुंचेगी, तुम्हारी प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचेगी। इसलिए जो है हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते भाई, किसी को उसकी प्रतिष्ठा भी, हम उसकी प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखेंगे और उस पर अवसर की समानता। जैसे अगर मैं बात करूं अगर आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 कहता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 15 आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 15 कहता है कि भाई हम जाति, धर्म, लिंग की किसी भी आधार पर हम क्या नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति पे भेदभाव नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि भाई तुम लोअर कास्ट के तो तुम हमारे मंदिर में मत आओ, हमारी दुकान में मत आओ, हमारे बैंक में मत आओ, कहीं भी मत आओ। फिर आर्टिकल 16 कहता है, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर हम ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम सरकारी नौकरी के लिए या सरकारी पद पे जाने के लिए एलिजिबल नहीं हो। हम किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये आप लोग जो है इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो। आर्टिकल 15 और 16 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो लोक नियोजन हो, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस हो। सरकारी नौकरियों में भी तुम्हें जो है सबको जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर की समानता मिलेगी, अवसर की समानता, इक्वालिटी मिलेगी, है ना? आपको पता है कि कास्टिज्म के रूप में हमारे पास जो है रिजर्वेशन भी। अब रिजर्वेशन जो है इनका ना एक अपवाद है। कहीं कहीं आप लोगों के मन में आ रहा होगा मैम रिजर्वेशन मिलता है तो ये तो नुकसान हुआ ना, मतलब ये तो थोड़ा भेदभाव वाला सिस्टम हुआ। आ रहा दिमाग में? या इतना सोचने की क्षमता चल रही है? तो ये रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी। भाई हम ऐसे काम नहीं कर सकते जिससे व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचे और राष्ट्र की एकता, अखंडता, यानी कि जो राष्ट्र की एकता, अखंडता है, यानी कि अब देखो हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है। ऊपर कश्मीर है, वहां अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, नीचे साउथ है, वहां अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी, इधर राजस्थान गुजरात वाला एरिया अलग है, मिडिल में जो आपका बंगाल, बिहार, ये थोड़ा मध्य प्रदेश का ऊपर वाला एरिया, वहां पे अलग एरिया, अलग कल्चरल डाइवर्सिटी, इधर आपका असम, बंगाली, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। इतने सारे कल्चरल डाइवर्सिटी के बीच भी हम आज की डेट में इतने भाईचारे से रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि हमारे बीच में क्या है? भाईचारा। हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते भाई जिसमें जो है कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिले, सांप्रदायवाद को बढ़ावा मिले। आ रही बात समझ में? ठीक है, प्रियम्बल आपको समझ में आ रहा है ना कि हम वो उस टाइम पे जो संविधान सभा के लोग हैं, तुम लोग मान लो संविधान सभा के लोग हो,
तो तुम लोग क्या सोच के चल रहे हो? जब कोई काम करते हो सोच के चलते हो कल को अधिकारी बनोगे। फिलहाल तो अभी आपके माइंड में ये कि भाई हम कल्याण करेंगे, समाज में अच्छे अच्छे काम करेंगे, लोगों के बीच जाके उनका कल्याण करेंगे, हालांकि अंदर कुछ और ही चल रहा है। समझने वाले समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये बात है कि हम जो है इस तरीके से भारत को बनाएंगे कि भाई भारत कैसा होगा, भारत कैसा होगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होगा। हम भारत के लोगों को क्या करेंगे, ये लिखा है ना, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, हम उनके सिटीजन से हम हमारे भारत के नागरिकों को क्या क्या चीजें देंगे, तो जस्टिस देंगे, सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंगल पे, लेवल पे लिबर्टी देंगे हम हर चीज की, चाहे तुम अपने आप को किस तरीके से अभिव्यक्त करते हो, एक्सप्रेस किस तरीके से करते हो, किस चीज में विश्वास रखते हो, किस चीज की पूजा करते हो, ये सारी इक्वालिटी देंगे भाई, हम जातिवाद या संप्रदायवाद के हिसाब से हम यहाँ पे जो है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। फ्रेटर्निटी, हम ऐसे कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे जो है देश की एकता और अखंडता पर ठेस पहुंचे, यानी कि आपस में जो लोग इतने भाईचारे से रहते हैं उन पर जो है क्या ना हो, नुकसान हो। इतने सालों से हम जो एक साथ बंधुत्व के साथ रहते, बंधुत्व यानी कि इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी के साथ रहते, तो उस पर जो है कोई भी नुकसान ना हो, तो ये आपको ठीक है। चलो इतना तो ठीक है। अब इतना सब कहने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस संविधान सभा में, दिस 26 डे ऑफ नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हम क्या करते हैं, इस संविधान को जो हमने बनाया इसको अडॉप्ट करते हैं, इसके प्रति इसको हम जो है इनेक्ट भी करते, इनेक्ट मतलब इम्प्लीमेंट टाइप, इम्प्लीमेंट करवाते, और एंड गेव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हम अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, इस संविधान के प्रति समर्पित करते हैं। तो एक बार दोबारा से रीड करो, देखो कहाँ पे समझ में नहीं आया है, उसके बाद मुझे बताओ। चलो करो रीड इसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में है कि भाई प्रेम्बल याद करना नेसेसरी है या नहीं, क्या लगता है तुम्हें? अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई 100% जरूरी है। हाँ, अगर आप पीसीएस के बच्चे हो तो तुम याद कर सकते हो, अदरवाइज ग्रुप सी वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कल को हो सकता है इंटरव्यूअर का दिमाग घूम जाए, उसे पता चल गया कि भाई तुम पढ़ाते हो, तो वो तुमसे पूछ देगा कि भाई आपने पढ़ाया तो प्रियम्बल को सुनाओ जरा। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि प्रियम्बल आपको याद करनी है नहीं। अदरवाइज आपको ध्यान क्या रखना है कि देश स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है, हम लोग, किसने बनाया, हम लोगों ने बनाया। देश जो संविधान सभा में लोग बैठे हुए वो हम ही लोगों में से तो चुन के गए, उन्होंने बनाया। तो सोर्स क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम बना रहे अपने देश के लिए। इंडिया को क्या हम देंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हम इस तरीके से बनाएंगे। उसके सिटीजनशिप को क्या करेंगे, हम जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे, फ्रेटर्निटी देंगे। फिर आज 26 नवंबर को हम क्या कर रहे हैं, इसको अडॉप्ट भी कर रहे, इनेक्ट भी कर रहे और अपने आप को इस संविधान के प्रति समर्पित भी कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, जरूरी नहीं है कि भाई एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद रखो, बस इतना पता चलना चाहिए कि भाई प्रेम्बल जो है आखिर कहती क्या है। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब देखो संविधान की प्रस्तावना। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज और देखो, प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन बनता है और बना भी है, नो डाउट, और आगे भी बनेगा। ये जो शब्द है ना आपके 1 2 3 4 5, ये जो 5 वर्ड्स है इनको रीअरेंज करने के लिए बोलेगा। तो कैसे है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो अब आपको ये पांचों जो है ना ऐसी क्रोनोलॉजी में याद रखने, क्या क्या, SSSDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 शब्द आपको जो है यहाँ पे याद करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और याद करनी है कि भाई 13 दिसंबर को तो हमने SDR लिया था, तो ये अब SSSDR कैसे हो गया। तो यहाँ पे
42वां संविधान संशोधन होता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, जिसके थ्रू जो है उस समय इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी, उस समय जो है यहाँ पे एक संविधान संशोधन होता है, जिसमें ये जो SSDR थे इसमें 2 S और जोड़े गए थे और एक यहाँ पे डिग्निटी वर्ड जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, ये अखंडता शब्द जोड़ा गया था, डिग्निटी, तो ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये आपको नोट्स में लिखवा दिया जाएगा, फिलहाल यहाँ पे टेंशन मत लो। तो मैं आपको बता रही थी, तो ये ध्यान रखना कि भाई इसको जो हमने किस तरीके से याद करना है। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संविधान का सोर्स क्या है। सोर्स क्या है? हम भारत के लोग, संविधान की शक्ति का सोर्स। भाई संविधान को बनाया किसने? हम लोगों ने। तो हमारी जो संविधान को शक्ति देने वाले व्यक्ति कौन है? हम लोग। अगर हम लोग बनाते ही नहीं तो संविधान आज बनता नहीं बनता। तो इसलिए शक्ति जो है यानी कि सोर्स जो है कौन है भाई? हम लोग। फिर अपने राज्य की प्रकृति यानी कि देश का जो नेचर है, ये नेचर, देश का नेचर कैसा होना चाहिए भाई? कि नेचर कैसा होगा भाई? सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक होगा, गणराज्य होगा। ये सब बता चुकी हूँ मैं कि देश का नेचर कैसा होगा, कि हम देश को एक इस तरीके से बनाएंगे कि जहाँ के लोगों के वेलफेयर हम चाहेंगे। देश का कोई धर्म नहीं होगा। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे चुन के जाएंगे? लोगों के द्वारा ही चुन के जाएंगे। सबसे बड़ा पद जो है कैसा नहीं होगा? वंशानुगत नहीं होगा, और कोई भी बाहरी शक्ति नहीं है जो हम पे क्या कर सकती है? अब राज कर सकती है या फिर हम पे अधिकार जमा सकती है। ये तो हमने देखा कि देश का प्रकृति कैसी होगी। अब हम ये देखेंगे कि देश का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कि भाई हम देश तो बना रहे लेकिन क्या बना रहे, क्यों बना रहे, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो भाई हम कैसे देंगे? न्याय देंगे। न्याय कैसे देंगे? सोशलिस्ट, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एंगल के रूप में हम जो है सबको यहाँ पे क्या करेंगे? न्याय देंगे। लिबर्टी देंगे, हम स्वतंत्रता देंगे। किस तरीके की? आप कोई भी विचार अपना सकते हो, किसी भी तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी भी चीज के प्रति आप विश्वास रख सकते हो, धर्म के प्रति कर सकते हो और उपासना कर सकते हो। ठीक है, आप एक हिंदू हो तो आपको कोई ऐसे प्रतिबंध थोड़ी लगाया जाता कि आप मुस्लिम यानी कि चर्च नहीं जा सकते और मस्जिद नहीं जा सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं, स्वतंत्र देश में रहते हैं। अब देखो ये अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं। फिलहाल अभी हम इस क्लास के माध्यम से मैं यहाँ पे कुछ बोलूंगी भी नहीं कि कैमरा है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि तुम बैन कर रहे हो, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा जो चीजें प्रतिष्ठा वाली है ना, जहाँ पे धार्मिक रहना चाहिए, जो हिंदू रहना चाहिए वो हिंदू ही रहे। ऐसा नहीं, मुस्लिम्स भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो किस तरीके से बंद किया उन्होंने वो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता कि क्यों बंद किया है। ये अच्छा भी है और गलत भी है, दोनों एंगल से इसकी कोई भी चीज होती है उसके दोनों एंगल्स होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से देख रहे हो इसे, कि आप सही कानूनी। अब देखो कर दिया तो अब क्या कर सकते हैं। तो जो उस समुदाय के लोग हैं ना, उन्होंने कुछ आप वो विपत्ति भी तो नहीं उठाई है, लेकिन अगर हमारे लिए कोई बयान करे, अगर हम लोग विपत्ति कर रहे हैं, उठाते हैं, तो तब वो गलत होगा ना, तब वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा। लेकिन अभी जब लोग ही संतुष्ट है तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की समानता किस तरीके से देंगे? प्रतिष्ठा की समानता होगी, अवसर की समानता होगी। फ्रैटर्निटी कैसी होगी? कि व्यक्ति की गरीबी को ठेस न पहुंचे। राष्ट्र की जो एकता अखंडता यानी भाईचारा वाला सिस्टम है उसको हम क्या नहीं कर सकते? खंडित नहीं कर सकते। इतना समझ में आया? चलिए, यहाँ तक तो हमने प्रेम्बल देख ली कि प्रेम्बल क्या कहती है। अब हम इसके बाद देखेंगे आपका ये वर्डिंग में मैंने आपको समझा चुकी है। ये देखो ये सब आप अच्छा देखो ये लिखना है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ या मैंने समझा दिया तो क्या है, छोड़ो ना, समझ में आ गया। तुम्हारे दिमाग में आज है लेकिन कल ना हो, इसकी क्या गारंटी है। एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वहां पे कंफ्यूज हो गया कि भाई क्या क्या था, तो ये तुम्हें लिखना है। तो ये सब मैंने समझा चुकी कि इंडिया इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर। नो फॉरेन पावर और एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन कंट्रोल इंडिया। दूसरा, socialist, a system in which the state aims to establish social economic justice. It seeks fair distribution of wealth and resources and works toward reducing inequalities and preventing exploitation. आ रही बात समझ में? एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम किसी भी रूप में भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे रिसोर्सेज है चाहे वो कुछ भी है। हिंदी वालों के लिए भी रीड करना है, पीछे वो कर देते हैं। चलिए,
तो क्या बोलता है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या कहता है कि इसका अर्थ क्या है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है, चाहे उसको इंटरनेशनल रिलेशन जैसे बनाने हैं और इंटरनल रिलेशन कैसे बनाने हैं, उन सभी में क्या है वो पूर्णतः इंडिपेंडेंट है। किसी भी विदेशी शक्ति या बाहरी सत्ता का भारत पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। ये आपका क्या कहता है, संपन्न प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी क्या कहता है कि समाजवादी का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना हो, धन और संसाधनों का समान व न्याय संगत वितरण सुनिश्चित किया जाए, शोषण रहित समाज की स्थापना हो, देश में किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो। चलिए आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई लोकतांत्रिक का अर्थ है कि जनता का शासन, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन, जहाँ सत्ता का स्रोत जनता होती है ना। आप वोट नहीं करोगे तो आपके जो मंत्री बनेंगे नहीं। चलिए, राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है, सत्ता वंशानुगत नहीं होती है, शासन जनता की इच्छा से चलता है। चलिए, शासन जनता की इच्छा से मतलब कि जो राष्ट्रपति है वो कौन चुन के जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन आप लोग करते हो। चलिए, a form of government in which the people exercise sovereignty through elected representatives. Republic means a system in which the head of the state is elected, not hereditary. वंशानुगत नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो, पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य को कोई अपना धर्म नहीं होता, सभी धर्मों का समान सम्मान और संरक्षण दिया जाता है, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। इसका एग्जाम्पल हमें आर्टिकल 15 देखने को मिलता है और आर्टिकल 16 तो है, खैर हाँ 15-16 बोल सकते हैं। और स्पेशल जो है धर्म के संरक्षण से संबंधित एक आर्टिकल है आपका, और वो है आपका आर्टिकल 29 और 30। यहाँ पे भी आप इसमें पढ़ोगे। So secular means the state doesn't have any official reason. It treats all religion equally, provides equal protection to all faiths, and doesn't discriminate on the basis of religion. Now the question arises कि ये एग्जाम्पल, ये पॉइंट जो आपको याद रखना है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 कहते हैं ना, 76 में के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया। The word socialist, secular and integrity was added to the preamble through 42nd Constitution Amendment Act। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला पॉइंट भी है। तो ऑन द टिप जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होते हैं ना, वो ऑन टिप याद होने चाहिए। और मैं एक बात बोलूं, आज ही बता रही हूँ, 1 से लेके 50 तक के अनुच्छेद ना फिंगर टिप में याद होने चाहिए। कल का पेपर देखना, 2 क्वेश्चन डायरेक्टली किस पे बने हुए थे, आर्टिकल्स पे। तो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आपका डीपीएसपी से बना हुआ था, और एक जो है एक क्वेश्चन डीपीएसपी से बना हुआ था, और एक जो है आपके आर्टिकल 13 से रिलेटेड था, आर्टिकल 13 से। हाँ, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप सी का 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें हिंदी भी आती है, उत्तराखंड भी आता है, रीजनिंग भी आता है। उसमें थोड़ा जीएस का ना पोर्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। अब वो जीएस भी मान लो 100 नंबर का है, तो 100 नंबर में 20 नंबर की हिंदी आती है, 10 नंबर की रीजनिंग आती है, 40 नंबर की आपके उत्तराखंड आती है, तो बच्ची 30, 70 30 100 ना, तो 30-35 नंबर की आपकी जो है यहाँ पे क्या आती है, जीएस आती है। तो जीएस पे कितने क्वेश्चन बनाएंगे, 2-3 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे। ध्यान रखना कि अगर आप जब पीसीएस के पढ़ोगे तो 15-16-20 नंबर के मान के चलो कि 20 नंबर की आपकी पॉलिटी होने वाली, तो 20 नंबर अपने आप पे कहाँ से क्वेश्चन बना देगा वो पता नहीं है। और क्वेश्चन टफ नहीं बनाएगा, इजी ही बनाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेना, ये 25 का पेपर देखना, और जो 25 में आपका अपर पीसीएस हुआ था, एफआरओ हुआ था, लोअर पीसीएस हुआ था, 24 में अपर पीसीएस हुआ था, 2024 का प्रीलिम्स देखना, सब में इजी क्वेश्चन से। तो बस देखना है आपको। अब देखो, एक काम आप लोग करो, आपने पढ़ लिया, पीवाईक्यू उठाओ। पीवाईक्यू अगर आपको जितना आपने पढ़ लिया, पीवाईक्यू अगर सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब मेरा पढ़ाना भी फायदेमंद है तुम्हारे लिए, और तुम्हारा पढ़ना भी फायदेमंद है। अगर नहीं हो रहा है तो मेरा भी यहाँ पे बोलना व्यर्थ है, और तुम्हारा पढ़ना तो व्यर्थ है ही। तो पढ़ने का सही तरीका होता है, स्ट्रेटेजी होती है। सितंबर याद रखना, सितंबर अक्टूबर, इस बार वैकेंसी कम है, पेपर होगा जब भी हो, पर पढ़ना है। एटलीस्ट ना भी निकाल पाओ, पर एटलीस्ट इतना तो रहे कि भाई हमने जो है छूने की कोशिश करी थी। वो बोलते ना, मौत को टक्कर से छू के आ गया, एटलीस्ट मत छूने की कोशिश तो करो। प्रीलिम्स बाद में, चलो
हाँ तो ये देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब जो है अभी तक तो कैसा था, SDR था ना, यानी कि सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इसका मतलब सोशलिस्ट और सेक्युलर दो शब्द और जोड़े होंगे, तो याद रखना कैसे जोड़े। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़े गए थे। कहाँ कहाँ पर जोड़े गए हैं, एक तो यहाँ पे जोड़ा गया, एक यहाँ पे जोड़ा गया, दूसरा अखंडता, फ्रेटर्निटी, सॉरी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कहाँ देखा था आपने, नीचे जहाँ पे लिखा था ना कि इंटीग्रिटी यानी कि क्या, हाँ फ्रेटर्निटी के अंदर आएगा ये। तो यहाँ पे देख लेना कि सोशलिस्ट सेक्युलर आपके और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये फिर बंद